हेलो एवरीवन, मैं हूं बीके शाह और आप देख रहे हैं फिजिक्स ज्ञान। तो इस वीडियो से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम एक छोटा सा टॉपिक है फिजिक्स का, हमारा ऑलमोस्ट क्लास 12 का लास्ट चैप्टर है। तो इस में बेसिकली 3 वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो चैप्टर है थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसका मतलब बहुत ही हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझना पड़ेगा, तब भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक फार्मूलेज बनते हैं उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनेंगे, यदि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी ये बनेगा। ओके, तो बहुत ही बेसिक लेवल से अप टू एडवांस लेवल तक इस चैप्टर को फिर से डिटेल में देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इस सिस्टम का थोड़ा ओवरव्यू पहले देख लेते हैं। ओवरव्यू को यहाँ पे बोलेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी पूरे चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं वो हम एक डायग्राम के थ्रू ओवरव्यू देख सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। सो द फर्स्ट टॉपिक इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ व्हाट? कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक डायग्राम मतलब पूरी कहानी जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सर, उसका ओवरव्यू क्या है। इस चैप्टर में बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम कहने का मतलब क्या है? तो कम्युनिकेट करने का मतलब या कम्युनिकेशन सिस्टम कहने का मतलब है सिस्टम विच इन्वॉल्व्स इन द कम्युनिकेशन। जैसे मान लो हमको किसी एक छोटे से फाइल को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजना है, ठीक है। तो मान लो एक ऑडियो फाइल है, ऑडियो फाइल को व्हाट्सएप के थ्रू एक जगह से हम दूसरे जगह भेज रहे हैं, तो व्हाट्सएप क्या बन गया? दैट इज़ अ मीडियम। और जिस फाइल को भेज रहे हैं जैसे ऑडियो फाइल, तो वो बन गया हमारा सोर्स फाइल, या उसी को बोलते हैं सोर्स सिग्नल। तो सोर्स सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक किसी पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू भेजने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम। बट इसी को थोड़ा यदि डायग्राम या मैथमेटिकल टर्म में देखें तो जिस पॉइंट से हम सोर्स सिग्नल को भेज रहे हैं दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट? सोर्स पॉइंट। जहाँ से हम सोर्स सिग्नल को भेजेंगे सर, दैट पॉइंट और दैट प्लेस इज नोन एज व्हाट? सोर्स पॉइंट। यानी सोर्स पॉइंट से हमको सिग्नल को भेजना है, और कहाँ तक भेजना है? फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट तक भेजना है। डेस्टिनेशन कहीं है सर। अब ये सोर्स सिग्नल कैसे जाएगा? सोर्स सिग्नल का मतलब या सोर्स सिग्नल या सोर्स फाइल का मतलब है जो भी सोर्स, जैसे मान लो डॉक्यूमेंट का फाइल है तो .doc फाइल होता है, या मान लो प्रेजेंटेशन का फाइल है तो .ppt फाइल है, या फिर ऑडियो फाइल है या MP4 फाइल है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स फाइल। इस सोर्स फाइल को सोर्स पॉइंट से एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाने के मेथड को ही क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन सिस्टम। अब जितने भी सोर्स फाइल होते हैं, सोर्स फाइल में हमने क्या बोला सर? ऑडियो फाइल हो सकता है सर ऑडियो फाइल हो सकता है, या वीडियो फाइल हो सकता है, या डॉक्यूमेंट फाइल हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स फाइल है। अब ये सोर्स फाइल की फ्रीक्वेंसी जो होता है ये बहुत ही कम होता है। जैसे मान लो यदि एक कोई छोटा सा ऑडियो है वह 30 सेकेंड का, तो उसका यदि हम साइज़ देखेंगे तो साइज़ किस में होता है? KB में होता है या MB में होता है? KB कहने का मतलब वो किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, और 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दैट इज़ वेरी लो फ्रीक्वेंसी। 1 किलो हर्ट्ज मतलब 1000 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है सोर्स का, वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी कंसिडर किए जाते हैं। यानी जो भी हमारे पास सोर्स फाइल है उस सोर्स फाइल का फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होता है, ये हम पॉइंट्स याद रखेंगे। सो सोर्स फाइल हैज़ अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी। जिस फाइल को सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाना है दैट फाइल हैज़ अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी यदि कम है तो उसका एनर्जी भी कम होगा, क्योंकि एनर्जी इक्वल टू h न्यू होता है। न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी। सो लोअर द फ्रीक्वेंसी, सो लोअर इज द स्ट्रेंथ और एनर्जी ऑफ द सिग्नल। तो ये सिग्नल अपने आप नहीं पहुंचेगा, लेकिन कहाँ तक पहुंचाना है या मीडियम क्या है, कैसे हम इसको पहुंचाते हैं? तो सोर्स सिग्नल या सोर्स पॉइंट से हम सिग्नल को एक डिवाइस के अंदर फीड करते हैं, और उस डिवाइस का नाम है सर ट्रांसमीटर। तो हम पहले सोर्स सिग्नल को किस में भेज देंगे सर? ट्रांसमीटर के अंदर भेज देंगे। सो वी हैव a device called transmitter, जिसे antenna is a type of transmitter which transmits the signal in order to spread over a large population। तो सोर्स पॉइंट से सिग्नल को कहाँ पे भेज दिए? एक डिवाइस जिसका नाम है क्या? ट्रांसमीटर। अब ट्रांसमीटर से सिग्नल डिफरेंट मीडियम से होते हुए आगे प्रोपागेट करेंगे। जैसे मान लो यदि एंटीना के थ्रू तुमने स्प्रेड कर दिया स्काई में,
तो स्काई के थ्रू स्काई वेव प्रोपगेशन से होते हुए यानी स्पेस से होते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। या फिर मान लो एंटीना से तुमने सिग्नल को इमिट किया ट्रांसमीटर से, वो सिग्नल सैटेलाइट में पहुंचेगा और सैटेलाइट से फिर ग्राउंड स्टेशन पे आएगा, तो हो गया स्पेस वेव प्रोपगेशन यानी स्पेस से होते हुए जा रहा है। तो एक के केस में स्काई से होते हुए जा रहा है यानी लो हाइट पे जा रहा है, दूसरे पहले गया सैटेलाइट में फिर आया ग्राउंड पे, दैट इज नॉन स्काई वेव प्रोपगेशन। क्लियर है। या फिर होता है एंटीना टू एंटीना कम्युनिकेशन, यानी एक एंटीना से सिग्नल को हमने ट्रांसमिट किया और दूसरे एंटीना तक पहुंच गया। तो डिफरेंट मीडियम हो सकते हैं। या फिर जो पहले फ़ोन आता था लैंडलाइन फ़ोन, तो उसमें हम वायर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक सिग्नल को भेज रहे हैं, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक पर्टिकुलर वायर मीडियम से होते हुए जा रहा है, ना तो स्काई से या ना ही स्पेस से, तो वायर मीडियम से होते हुए जा रहा है। या फिर ऑप्टिकल फाइबर, जो हम इंटरनेट कनेक्शन चलाते हैं ये जियो वाला, तो ये क्या है, इसका ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन बिछा हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड तो ऑप्टिकल फाइबर से होते हुए सिग्नल जा सकता है। यानी देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द सिग्नल फ्रॉम सोर्स पॉइंट टू डेस्टिनेशन पॉइंट एंड दैट डिफरेंट पाथ इज नॉन एज कम्युनिकेशन चैनल। चैनल मतलब पाथ सर। तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, सिग्नल को डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू प्रोपगेट करवाएगा। तो ये थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा सर, दैट इज कम्युनिकेशन व्हाट चैनल। चैनल मतलब क्या, डिफरेंट मीडियम। कम्युनिकेशन चैनल हर एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन चैनल क्या है, मीडियम थ्रू विच द सोर्स सिग्नल विल प्रोपगेट। जहाँ से जैसे मान लो पहले सोर्स पॉइंट से ट्रांसमीटर के पास दिया, ट्रांसमीटर उसको ट्रांसमिट करके अलग अलग पाथ से भेज रहा है, एंड दैट डिफरेंट मीडियम ऑफ प्रोपगेशन इज नॉन इज व्हाट, कम्युनिकेशन चैनल। जैसे वायर हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, स्पेस हो गया, ठीक है। तो हर एक मीडियम से कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू सिग्नल प्रोपगेट करेगा। अब प्रोपगेट करते हुए ये एक पॉइंट तक पहुंच गया, वहाँ पे एक डिवाइस लगा देंगे, रिसीवर। तो जैसे ट्रांसमिटिंग एंटीना होते हैं उसी तरह रिसीविंग एंटीना भी होता है। तो रिसीविंग एंटीना के अंदर एक डिवाइस लगा हुआ है कॉल्ड रिसीवर, दैट विल रिसीव दैट सिग्नल, यानी उस सिग्नल को वो क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। तो यहाँ पे हमने एक और डिवाइस लगा दिया, और ये डिवाइस क्या है सर, रिसीवर। रिसीवर क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव कर लिया, और फाइनली ये फिर उस सिग्नल को कहाँ तक पहुँचा देगा, हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट तक। सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुँचाना था, तो रिसीवर फिर उसको कहाँ तक पहुँचा दिया, डेस्टिनेशन तक पहुँचा दिया। अब ये पूरा कहानी हो गया, यानी इस चैप्टर में बस हमको यही पढ़ना है कि हम कैसे एक सोर्स सिग्नल को सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द सिग्नल। यानी सोर्स पॉइंट से पहले ट्रांसमीटर को दे देंगे, ट्रांसमीटर उसको कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू प्रोपगेट करवाएगा, और वहाँ से होते हुए रिसीवर में पहुँच जाएगा, और रिसीवर सिग्नल को रिसीव करके फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुँच गया। क्लियर है क्या? इस पूरी कहानी को यदि हम थोड़ा एक स्टोरी के टर्म में देखें तो ये बेसिकली ऐसा ही है कि मान लो तुम अपने एक घर से दूसरे घर जा रहे हो, तो तुमको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने घर से मान लो बस स्टॉप तक जाना पड़ेगा, और बस स्टॉप से होते हुए वहाँ से डिफरेंट टाइप्स बस या फिर बस स्टॉप में ट्रेन भी होते हैं क्या, ट्रेन या फिर फ्लाइट पकड़ के वहाँ से आपको कहाँ जाना है, अपने घर यानी जहाँ पे जाना है वहाँ के बस स्टॉप पे जाना है, और वहाँ से फिर घर जाना है। कहने का मतलब है जो सोर्स पॉइंट है दैट इज़ योर एक्चुअल हाउस, जो अभी जहाँ पे है। उसके बाद ये ट्रांसमीटर है, बस स्टॉप जहाँ से आप बस पकड़ने वाले हो। कम्युनिकेशन चैनल मतलब जो बस पकड़ने वाले हो। रिसीवर मतलब जो फाइनल बस स्टॉप है वो, और डेस्टिनेशन का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे तुमको जाना था। तो फाइनल बस स्टॉप के बाद जहाँ जाना तो वहाँ पैदल चले जाओ, जैसे भी जाओ, ठीक है। तुम्हारा यदि अपना लैम्बोर्गिनी है तो जा सकते हो बट कहने का मतलब है कि ये पूरा ब्लॉक डायग्राम को अपन एक स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं। दिस इज़ योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज़ द बस स्टॉप, और ये क्या है सर, बस है वो, और ये क्या है आपका, ये रिसीवर जो है, रिसीवर दैट विल एक्ट एज अ व्हाट, फाइनल बस स्टॉप, एंड दिस इज़ द डेस्टिनेशन पॉइंट। अब इसी कहानी को बेसिकली इस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि सोर्स सिग्नल को हम डायरेक्टली ट्रांसमीटर में फीड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सोर्स सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। सोर्स सिग्नल हैज़ अ वेरी वेरी लो फ्रीक्वेंसी, और लो फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इसका एनर्जी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। यानी सोर्स सिग्नल इज़ अ वीक सिग्नल। सोर्स को अकेले नहीं भेज सकते। जैसे मान लो तुमको यदि एक जगह से दूसरे जगह तक जाना है
तो तुमको पैदल नहीं भेज देंगे हम, ठीक है? क्यों? तुम्हारा एनर्जी बहुत ही कम है, रास्ते में ही वेनिश हो जाओगे तुम, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? किसी बस के ऊपर बैठाना पड़ेगा। उसी तरह से सोर्स सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, तो इसका एनर्जी बहुत ही कम है, दिस इज अ वीक सिग्नल, ये अपने आप प्रोपागेट नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं? सोर्स सिग्नल को एक दूसरे सिग्नल के ऊपर बैठा देते हैं और उस सिग्नल का एनर्जी या फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होता है और वो क्या करेगा? उसको वहाँ से लेके डेस्टिनेशन रिसीवर तक पहुँचा देगा। यानी कहने का मतलब है कि सोर्स सिग्नल को हम डायरेक्टली ट्रांसमीटर तक नहीं भेजेंगे, उसके पहले उसकी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? सोर्स सिग्नल को एक दूसरे वेव के ऊपर सुपरपोज कर देते हैं या बैठा देते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होता है, एंड दैट वेव इज नॉन एज अ कैरियर वेव। वो क्या करेगा? सोर्स सिग्नल को कैरी करेगा, इसलिए उस वेव का नाम है कैरियर वेव। इसका मतलब सोर्स सिग्नल को ट्रांसमीटर में पहुंचाने के पहले या इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द सिग्नल, ट्रांसमीटर में पहुंचने के पहले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। तो सोर्स सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए सोर्स सिग्नल को क्या कर रहे हैं सर? उसको कैरियर वेव के ऊपर बैठा देना है जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है। तो टोटल यदि हम देखें तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। यानी वी नीड टू सुपरपोज द सोर्स सिग्नल ओवर अ वेव नॉन एज व्हाट? कैरियर वेव। कैरियर वेव के ऊपर इसको क्या करना पड़ेगा सर? सुपरपोज करना पड़ेगा। और इस मेथड का ही नाम है सर मॉड्यूलेशन। इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन एक पहला डेफिनेशन आपका आ गया इस चैप्टर में। व्हाट इज मॉड्यूलेशन सर? मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है? सोर्स सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, डायरेक्टली उसको ट्रांसमीटर में हम फीड नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज क्या हो जाएगा? उसकी एनर्जी बहुत ही कम है, तो वो जाते जाते मीडियम में ही कहीं वेनिश हो जाएगा, डेस्टिनेशन पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी और द स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स सिग्नल वी नीड टू सुपरपोज द सोर्स सिग्नल ओवर अ वेव विच हैज़ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इस कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसके ऊपर उसको क्या करेंगे? बैठा देंगे। और इसी मेथड का नाम है क्या? मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन क्या लिखना है सर? व्हाट इज मॉड्यूलेशन? द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सोर्स सिग्नल ओवर द कैरियर वेव इज नॉन एज व्हाट? मॉड्यूलेशन। प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सोर्स सिग्नल ओवर द कैरियर वेव इज नॉन एज मॉड्यूलेशन। क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब ये एनालॉजी थोड़ा इसको समझो कि तुम डायरेक्टली पैदल नहीं जा रहे हो अपने एक जगह से दूसरे जगह तक, आपको क्या किया गया है? बस के ऊपर बैठा दिया गया है। क्लियर है? अच्छा, तो बस के ऊपर बैठाने के मेथड को ही क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मॉड्यूलेशन। ठीक है। अब ये ट्रांसमीटर में डिफरेंट डिवाइस लगे रहते हैं जो सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे। कम्युनिकेशन चैनल डिफरेंट तरह के होते हैं, वायर होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, या फिर स्पेस या स्काई के थ्रू मूव करते हुए कहाँ तक पहुँच जाएगा? रिसीवर तक। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो भेजा है अभी इस पॉइंट से, ट्रांसमीटर में क्या है? सोर्स पॉइंट पे केवल सोर्स सिग्नल है, ट्रांसमीटर में हमारा कैरियर वेव प्लस सोर्स सिग्नल है। यानी जा रहा है यहाँ से कैरियर वेव प्लस सोर्स सिग्नल, कैरियर वेव प्लस सोर्स सिग्नल, कैरियर वेव प्लस सोर्स सिग्नल, और रिसीवर तक भी क्या पहुँचा? कैरियर वेव प्लस सोर्स सिग्नल। यानी केवल तुम नहीं पहुँचे, तुम पहुँचे प्लस बस पहुँचा। अब उस बस को तो तुम घर लेकर नहीं जाओगे डेस्टिनेशन पॉइंट तक। क्लियर है? उसको फाइनल बस स्टॉप पर ही बस रुक जाएगा और तुम चले जाओगे। कहने का मतलब यहाँ तक अभी जो है आया है क्या? मिक्सचर ऑफ सोर्स सिग्नल एंड कैरियर वेव। तो हमको क्या करना पड़ेगा? कैरियर वेव को हटाना पड़ेगा, बस को यहाँ से हटाना पड़ेगा और फिर अकेले जाना है कहाँ? डेस्टिनेशन पॉइंट तक। कहानी समझ में आ रहा है? सो वी नीड टू नाउ एक्सट्रैक्ट द कैरियर वेव आउट ऑफ द मिक्सचर ऑफ कैरियर वेव एंड द सोर्स सिग्नल। यानी अभी तक जो यहाँ पर पहुँचा है दैट इज द मिक्सचर ऑफ कैरियर वेव एंड सोर्स सिग्नल। अब हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे हमने कैरियर वेव को मिक्स कर दिया, अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज डेस्टिनेशन पे सोर्स सिग्नल नहीं पहुँच के क्या पहुँच जाएगा? मिक्सचर ऑफ सोर्स सिग्नल एंड कैरियर वेव। यानी वी नीड टू just after the receiver before reaching the destination we need to remove the what? carrier wave। तो यहाँ से कैरियर वेव को क्या कर लो सर? हटा लो। कैरियर वेव इसको क्या किए? हटा लिए, एक्सट्रैक्ट कर लिए। तो इस प्रोसेस का नाम है डीमॉड्यूलेशन। इसको क्या बोलेंगे? डीमॉड्यूलेशन। तो डीमॉड्यूलेशन क्या है सर? कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्ट करना मतलब उसको बाहर निकालना। The process of extraction of carrier wave from the mixture of source signal and carrier wave, that is known as what? Demodulation. Process of extraction of carrier wave from the mixture of source signal and carrier wave, that is known as what? Demodulation. तो बेसिकली अब तक दो डेफिनेशन आपको पता चल गया। पहले सोर्स सिग्नल को डायरेक्टली नहीं भेज सकते हैं, क्यों? उसकी फ्रीक्वेंसी कम होता है।
जिससे उसका एनर्जी कम होगा, और एनर्जी कम है तो पावर कम है, पावर कम मतलब वीक सिग्नल है, स्ट्रेंथ उसका कम है, उसको भेजने से वो मीडियम में ही कहीं विलुप्त हो जाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू सुपरपोज द सोर्स सिग्नल ओवर अ वेव नॉन एज कैरियर वेव। तो सुपरपोजिशन ऑफ सोर्स सिग्नल ओवर कैरियर वेव इज नॉन एज व्हाट, दैट इज नॉन एज मॉड्यूलेशन। अब ये ट्रांसमीटर से होते हुए, कम्युनिकेशन चैनल से होते हुए रिसीवर तक पहुंच गया, बट डेस्टिनेशन तक हमको केवल सोर्स सिग्नल को पहुंचाना था, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कैरियर वेव को हटाना पड़ेगा। तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कैरियर वेव फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सोर्स सिग्नल एंड कैरियर वेव, दैट इज नॉन एज डीमॉड्यूलेशन। तो ये दो डेफिनेशन अपने से लिख लो सर, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। कई बार ये बोर्ड वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है, बट फिर भी हम अपन याद रखेंगे व्हाट इज मॉड्यूलेशन, व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन। तो अभी बेसिकली ये पूरा हो गया बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच रहे हैं और उसमें दो प्रोसेस हो रहा है, दैट इज द मॉड्यूलेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस बिफोर फीडिंग टू द ट्रांसमीटर, एंड फाइनल प्रोसेस इज व्हाट, दैट इज बिफोर रीचिंग टू द डेस्टिनेशन वी हैव डीमॉड्यूलेशन ऑफ द वेव। अब ये मॉड्यूलेशन जो है ये कैसे होगा, यानी सिग्नल को लो फ्रीक्वेंसी वाले सोर्स सिग्नल को कैरियर वेव के ऊपर हम कैसे बैठाएंगे, इसके कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम कैरियर यानी मॉड्यूलेशन का एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट मॉड्यूलेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो व्हाट इज मॉड्यूलेशन, दैट विल डिस्कस इन द डिटेल। तो मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। व्हाट इज मॉड्यूलेशन सर, द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सोर्स सिग्नल ओवर कैरियर वेव इज नॉन एज व्हाट, मॉड्यूलेशन। नाउ लेट अस कम टू द टॉपिक कॉल्ड मॉड्यूलेशन। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं मॉड्यूलेशन के बारे में। बट मॉड्यूलेशन को जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। कई बार बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि मॉड्यूलेशन की क्या जरूरत है। एक तो रीज़न आपको समझ में आ गया कि सोर्स सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ वेरी वेरी लो, तो वो बहुत ही वीक सिग्नल है, इसलिए उसको हम डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं कर सकते क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम, और यदि एनर्जी कम तो उसका पावर बहुत ही कम है, और पावर है कम है तो इसका मतलब वीक सिग्नल है। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट द सिग्नल विल बी लॉस्ट इन द मीडियम इटसेल्फ। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कैरियर वेव के ऊपर सुपरपोज करना पड़ेगा। एक रीज़न आपको पता चल गया, इसके अलावा भी 2-3 और रीज़न है, उसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं और इसको थोड़ा फील करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो हम अभी डिस्कस करेंगे नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। व्हाट इज़ द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, नीड ऑफ व्हाट, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की क्या ज़रूरत है सर। तो पहला तो पॉइंट आपको समझ में आ गया क्या, कि फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। बट इसी को यदि मैथमेटिकल इक्वेशन के टर्म में आपको लिखने के लिए बोला जाए, सो हाउ यू विल राइट कि नीड ऑफ मॉड्यूलेशन मतलब मैथमेटिकली हमको उसे यदि समझाने बोले तो हम पावर को देखते हैं। पावर को देखेंगे तो पावर का फार्मूला क्या होता है सर, किसी भी सिग्नल के पावर का फार्मूला होता है क्या, एनर्जी बाई टाइम। तो एनर्जी बाई टाइम दैट इज नॉन एज व्हाट, पावर। अच्छा, ये जो एनर्जी है और जो टाइम लिए हैं ये टाइम 1 टाइम पीरियड के बराबर है। सो दिस इज टाइम इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, यानी एक कंप्लीट सिग्नल को भेजना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे सिग्नल के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। मान लो अभी ये एक एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग मतलब साइन कर्व है वोल्टेज का या फिर करंट का, तो ये 1 कंप्लीट सिग्नल है। तो 1 कंप्लीट सिग्नल को के लिए यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगता है दैट इज नॉन एज टाइम पीरियड, कैपिटल टी है, यानी यहाँ से 0 टाइम से लेके कैपिटल टी टाइम तक। तो 1 कंप्लीट सिग्नल को ट्रांसमिट होने में जो टाइम लग रहा है दैट इज द टी टाइम नॉन एज टाइम पीरियड। इसलिए हमने 1 कंप्लीट सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, कैपिटल टी लिए हैं, एनी टाइम नहीं है, ये टाइम पीरियड है। सो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। सो वी हैव एनर्जी बाई टाइम पीरियड। अच्छा, एनर्जी का फार्मूला क्या पता है सर आपको, एनर्जी होता है हमारा एच न्यू। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ चुके हो, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये क्या है सर, टाइम, तो नीचे हो गया टाइम। बट टाइम 1 बाई टाइम ये क्या होता है, फिर से फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो ध्यान से देखो तो ये क्या बन जाएगा, एच न्यू, ऊपर वाला न्यू है, और 1 बाई टाइम पीरियड दैट इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी, तो वो भी रह गया न्यू, तो क्या हो गया, न्यू स्क्वायर। तो यहाँ से मैथमेटिकली हम यदि देखें तो क्या दिख रहा है हमको, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यदि बहुत ही कम है तो उसका स्क्वायर और भी कम हो जाएगा यदि लेस देन 1 है। तो जैसे मान लो तुमको यदि बोला फ्रीक्वेंसी इज 1/2 गीगाहर्ट्ज या 1/2 किलोहर्ट्ज, तो 1/2 का स्क्वायर करो तो कितने होंगे, 1/4, यानी वो और कम हो जाते हैं। स्क्वायर करने से इफ अ वैल्यू इज लेस देन 1 देन द स्क्वायर विल बी इवन मोर लेस, ठीक है।
तो न्यू के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है क्या? पावर। तो पावर ऑफ सिग्नल दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यदि सोर्स सिग्नल का बहुत ही कम है और उसको बिना मॉड्यूलेट किए यदि हम ट्रांसमिट कर दिए तो क्या हो जाएगा सर? वो सिग्नल का पावर कम नहीं बहुत कम होगा। क्यों? स्क्वायर है सर। तो इफ द फ्रीक्वेंसी इज लो द पावर ऑफ द सिग्नल इज वेरी वेरी लो। सो हेंस वी नीड टू व्हाट, इसको पावर बहुत ही कम है तो ये सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा मीडियम में, इसलिए वी नीड टू मॉड्यूलेट द सिग्नल। लिख लोगे कहानी, सिंस पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इफ फ्रीक्वेंसी इज लो पावर विल बी वेरी वेरी लो एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी और देयर इज अ चांस टू बीइंग लॉस्ट द सिग्नल इन द मीडियम। ओके, समझ में आ गया सर। तो पहला रीजन ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा जो रीजन है वो है साइज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो इसको बोलते हैं साइज ऑफ एंटीना। ओके, साइज ऑफ एंटीना सर। ओके, तो साइज ऑफ एंटीना जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वेवलेंथ ऑफ द वेव। यानी साइज ऑफ एंटीना यानी जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा वेव का, ठीक है, उतना ज़्यादा या उतना हाइट ज़्यादा चाहिए एंटीना का, उतना बड़ा एंटीना चाहिए। हायर द wavelength of the wave, higher is what? The size of antenna in order to transmit the signal from source point to destination point. इसका मतलब वेवलेंथ जितना ज़्यादा रहेगा साइज ऑफ एंटीना उतना ज़्यादा रखना पड़ता है, बट ये प्रोपोर्शनल है। यदि हम प्रैक्टिकल वैल्यू की बात करें, प्रैक्टिकल साइज ऑफ एंटीना की बात करें तो ये प्रोपोर्शनल साइन हम जब हम हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल हटाने के बाद यहाँ पे इक्वल साइन आ जाएगा और इक्वल आने के बाद प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो आता है वो आता है 1/2। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली यदि प्रैक्टिकल वैल्यू देखा जाए एंटीना को का जो हाइट है या साइज ऑफ एंटीना जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू λ/2 यानी हाफ ऑफ वेवलेंथ ऑफ द वेव टू बी ट्रांसमिटेड। तो जिस सोर्स सिग्नल को हम भेजना चाहते हैं, ये जो वेवलेंथ है ये कैरियर वेव का वेवलेंथ नहीं है, ये किसका वेवलेंथ है सर? सोर्स सिग्नल का। और उसको बिना मॉड्यूलेट के यदि भेजना चाहते हैं तो उसका वेवलेंथ यदि बहुत ज़्यादा है तो साइज ऑफ एंटीना बहुत ही ज़्यादा होगा। और कितना होगा? हाफ ऑफ वेवलेंथ ऑफ द वेव रखा जाता है क्या? साइज ऑफ एंटीना। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक छोटा सा सोर्स फाइल है, थोड़ा इसको समझते हैं, फील करते हैं सर। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारे पास एक सोर्स फाइल है और इसका साइज़ KB में है, किलोबाइट में। तो KB जो साइज़ में है मान लो, तो इसका फ्रीक्वेंसी अभी के लिए हम मान लेते हैं 1 किलो हर्ट्ज़ है। K बोले तो किलो, तो फ्रीक्वेंसी जो है या न्यू बोलो या F बोलो, F से लिख रहे हैं मान लो फ्रीक्वेंसी, ऊपर न्यू से लिखे थे। तो मान लेते हैं कि अभी जो हम सोर्स सिग्नल भेजना चाहते हैं उसका फ्रीक्वेंसी कितना है सर? सोर्स सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है और कितना है? 1 किलो हर्ट्ज़ है। 1 किलो हर्ट्ज़ मतलब 10⁻³ हर्ट्ज़। ये एक फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास एक सोर्स सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितना है? 10⁻³ हर्ट्ज़ है। और इसको हमको क्या करना है? भेजना है। तो इसको बिना मॉड्यूलेट किए यदि भेज दिए तो साइज ऑफ एंटीना यानी छत के ऊपर कितना बड़ा एंटीना, कितने हाइट का एंटीना अपन को लगाना पड़ेगा वो थोड़ा निकालना है। तो उसके निकालने के लिए हमको वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ का फार्मूला तुमको क्या पता है सर? व्हाट इज द फार्मूला फॉर वेवलेंथ? तो लैम्डा इक्वल टू होता है C/F, V इक्वल टू F लैम्डा। तो V के जगह अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेज रहे हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव जो भी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसका जो स्पीड होता है वो किसके बराबर होता है? C के बराबर होता है। तो V इक्वल टू F लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू C/F। कहानी क्लियर है? तो ये हो गया लैम्डा मतलब वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव बाय क्या? फ्रीक्वेंसी। और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये आपको ऑलरेडी पता है, ये वैल्यू कितने होते हैं सर? दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अभी के लिए जो आपने सिग्नल लिया है उसका फ्रीक्वेंसी कितना लिया है? 1 किलो हर्ट्ज़ यानी 10⁻³ हर्ट्ज़। तो वेवलेंथ कितना आ गया यहाँ से ध्यान से देखो, तो वेवलेंथ आ गया 3 × 3 और ये 8 है तो ये जाएगा 5 और ये आएगा मीटर में। यानी वेवलेंथ ऑफ द वेव दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 3 × 10⁵ मीटर, इतना आ गया। यानी आपसे यदि बोला जाए व्हाट इज द साइज ऑफ एंटीना देन, तो साइज ऑफ एंटीना कितना होगा? साइज ऑफ एंटीना सर एंटीना साइज ऑफ एंटीना कितना होगा? λ/2 यानी जो वेवलेंथ तुमने निकाला इसका आधा होगा, तो 3 का आधा कर दो सर 1.5 10⁵ मीटर आया क्या? अब इसी को यदि तुम किलोमीटर में लिखो तो कितना हो जाएगा? तो 2 पावर यहाँ से हटा लो तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मतलब किलोमीटर। तो ध्यान से देखो तो ये आ गया 150 किलोमीटर। समझ में आया क्या? यानी साइज ऑफ एंटीना इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट अ फ्रीक्वेंसी और अ सोर्स सिग्नल विच हैज़ फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज़, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितना है? 10⁻³ हर्ट्ज़ है। इस सिग्नल को बिना मॉड्यूलेट किए यदि तुम भेजना चाहते हो
तो साइज ऑफ एंटीना, एंटीना का हाइट कितना रखना पड़ेगा हमको 150 किलोमीटर, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। 150 किलोमीटर का कभी एंटीना हो सकता है क्या? 1 किलोमीटर का भी नहीं होता है। 1 किलोमीटर का एंटीना लगा रहे हो, समझ में आ रहा है? 1 किलोमीटर का एंटीना यदि तुमने छत के ऊपर लगा दिया और वो यदि पड़ोसी के घर में गिर गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सर। 1 किलोमीटर तक जितने भी जो भी है समझ जाओ। तो साइज ऑफ एंटीना जो है 150 किलोमीटर, ये कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी इन ऑर्डर टू रिड्यूस द साइज ऑफ एंटीना, यदि साइज ऑफ एंटीना तुमको छोटा चाहिए, इतना बड़ा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। इतना 150 किलोमीटर का एंटीना, किलोमीटर है, थोड़ा ध्यान से समझो, फील करो इसको। तो इतना बड़ा एंटीना यदि नहीं लगा सकते हैं, इसका मतलब साइज ऑफ एंटीना छोटा करने के लिए हमको वेवलेंथ को कम करना पड़ेगा। और वेवलेंथ को यदि कम करना है, वेवलेंथ को यदि कम करना है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए इसको हमको कैरियर वेव के ऊपर डालना पड़ेगा, क्योंकि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तभी वेवलेंथ कम होगा, और वेवलेंथ कम हुआ तभी साइज ऑफ एंटीना कम होगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिग्नल को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। वी नीड टू सुपरपोज द सिग्नल ऑन द कैरियर वेव विच हैज़ वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गया तो वेवलेंथ कम हो जाएंगे, और वेवलेंथ कम हो गया तो साइज ऑफ एंटीना क्या हो जाएगा? कम में भी काम चल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब किसी भी सोर्स सिग्नल को जिसकी फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज के आसपास है, उसको आप इवन मेगा हर्ट्ज के आसपास भी यदि है तो उसको डायरेक्टली अपन ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं सर। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसके लिए साइज ऑफ एंटीना बहुत बड़ा चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हेंस वी नीड टू मॉड्यूलेट द सिग्नल, दैट इज द सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? व्हाट इज द थर्ड कॉज ऑफ मॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल? यानी यदि हम सिग्नल को मॉड्यूलेट करना चाहते हैं, उसी तरह मान लो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से इतना वैल्यू आ गया। मान लो थर्ड कॉज, पहला कॉज समझ में आ गया, पावर। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स सिग्नल इज वेरी वेरी लो, देन द पावर विल बी वेरी वेरी लो। और पावर बहुत ही कम है तो वीक सिग्नल है, मीडियम में डिटोरिएट हो सकता है या फिर वेनिश हो सकते हैं। सेकंड, साइज ऑफ एंटीना। यदि वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा है, साइज ऑफ एंटीना बहुत ही ज़्यादा होगा, और वेवलेंथ ज़्यादा तभी होगा जब फ्रीक्वेंसी कम है। तो हेंस वी नीड टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, वी नीड टू डिक्रीज द वेवलेंथ, वी नीड टू डिक्रीज द साइज ऑफ एंटीना। दैट इज द सेकंड कॉज ऑफ व्हाट? मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का क्या जरूरत है? वो सेकंड कॉज। थर्ड कॉज जो है, दैट इज द we should have high bandwidth of the signal. Bandwidth of the signal, bandwidth of the signal to be transmitted should be high. अब इसका मतलब क्या है सर? थोड़ा इसको फील करो सर, थर्ड पॉइंट को थोड़ा फील करो। तीसरा प्रॉब्लम है कि बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है सर। बैंडविड्थ क्या होता है? अब थोड़ा ध्यान समझो। जैसे मान लो तुम रेडियो एफएम देखते हो 98.3 एफएम और 100.1 एफएम। तो 98.3 एफएम जो ये नाम तुम सुनते हो, 98.3 एफएम का मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 98.3 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, उसी तरह 100.1 ये जो रेडियो स्टेशन है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये 100.1 मेगा हर्ट्ज। अब यदि मान लो दो सिग्नल जो कि किलो हर्ट्ज में है, उसका यदि मान लो फ्रीक्वेंसी आसपास है, एग्जाम्पल से इसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। मान लो तुम्हारे पास दो सिग्नल है और वो किलो हर्ट्ज में है, एक है 2 किलो हर्ट्ज और दूसरा है 5 किलो हर्ट्ज, है क्या? दोनों में अभी फ्रीक्वेंसी का गैप कितना है? दोनों में गैप कितना है? फ्रीक्वेंसी का गैप, दैट इज द 3 किलो हर्ट्ज, इतने का गैप है सर। अच्छा, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, मान लो इसी को यदि हम ऐसे बोलते हैं, वी हैव 2 मेगा हर्ट्ज और दूसरा क्या है सर? 5 मेगा हर्ट्ज। अभी दोनों में गैप कितना है सर? दैट इज 3 मेगा हर्ट्ज, है क्या? इतना फ्रीक्वेंसी का गैप है। तो बैंडविड्थ का मतलब होता है कि दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी, यानी दो आसपास की फ्रीक्वेंसी में कितना गैप है। जैसे मान लो 98 के बाद यदि 100 है, उसके बीच में यदि और कोई रेडियो स्टेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो दो कंसेक्यूटिव रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के बीच में जो गैप है, दैट गैप ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज व्हाट? बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल शुड बी वेरी हाई। क्यों भाई? क्यों ज़्यादा होना चाहिए? सिग्नल का बैंडविड्थ यानी दो फ्रीक्वेंसी के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ज़्यादा होना चाहिए? यदि मान लो दो फ्रीक्वेंसी के बीच में गैप ज़्यादा नहीं है, तो डिवाइस या फिर रिसीवर जब उस फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा तो उसके आसपास की फ्रीक्वेंसी भी कैच कर लेता है। जैसे तुमने ट्यूनिंग ऑफ रेडियो देखा होगा, तो रेडियो को जब हम ट्यून करते हैं
तो एक मान लो 98.3 FM से 100.1 FM पे ट्यून करना है। तो ट्यून करने के लिए तुम नॉब को घुमाते जाते हो, नॉब को जैसे जैसे घुमाते हैं तुम देखोगे बीच में जैसे आता है वो ऐसे होने लगता है। इसका मतलब वो डिवाइस क्या कर रहा है, इंस्टेड ऑफ कैचिंग अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वो एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब 98 के आजू बाजू, ठीक है, उसको भी कैच कर लिया। तो इससे मतलब डिवाइस के अंदर नॉइज आ गया, एक क्लियर साउंड नहीं आएगा, ठीक है, या क्लियर सोर्स नहीं आएगा। सो डिवाइस वो क्या करता है, एक नॉइज को कैच कर लेता है। यानी बैंडविड्थ यानी दो फ्रीक्वेंसी के बीच में यदि गैप यदि बहुत ही कम है तो डिवाइस क्या करेगा, जैसे मान लो 2 है और 2.1 है तो 2 को तो अट्रैक्ट करेगा या रिसीव करेगा, साथ साथ 2.1 भी रिसीव कर लिया, तो डिवाइस में दो सिग्नल ओवरलैप कर गए, नॉइज जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब दो सिग्नल के बीच में गैप सफिशियंट होना चाहिए। अब यदि तुमसे बोला जाए सॉरी, अब यदि बोला जाए कि ये दो फ्रीक्वेंसी का गैप अभी कितना है, तो ये 2 किलोहर्ट्ज़ और 5 किलोहर्ट्ज़, तो अभी कितना गैप है दोनों के बीच में, व्हाट इज द बैंडविड्थ, दैट इज द 3 किलोहर्ट्ज़। बट यही फ्रीक्वेंसी यदि मेगाहर्ट्ज़ में रहता तो कितना होता गैप, वो 3 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी हो जाता सर। तो कौन सा गैप ज़्यादा है, 3 किलोहर्ट्ज़ ज़्यादा है कि 3 मेगाहर्ट्ज़ ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली 3 मेगाहर्ट्ज़ इज ग्रेटर देन द 3 किलोहर्ट्ज़। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का यदि यूनिट मेगाहर्ट्ज़ है, यानी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यदि है तो उसका बैंडविड्थ क्या होता है, बहुत ज़्यादा। 3 किलोहर्ट्ज़, ये 3 वैल्यू मत देखो, यूनिट देखो, ये 3 किलोहर्ट्ज़ यानी 3 × 10⁻³ हर्ट्ज़ है, और ये 3 × 10⁻6 मेगा मतलब 10⁻6 हर्ट्ज़ है। तो ये जो गैप है ये बहुत ही क्या है, ज़्यादा है, और ये गैप बहुत ही कम है। तो यहाँ पर डिवाइस को नॉइज़ को कैच करने की कैपेबिलिटी बहुत ही कम है, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि गैप क्या है, बहुत ही कम, और यहाँ पे गैप बहुत ही ज़्यादा है, मेगा में गैप है सर। तो मेगा में यदि गैप है, इसका मतलब डिवाइस देर इज़ अ वेरी लेस चांस और प्रोबेबिलिटी टू कैच द नॉइज बाय द रिसीवर। रिसीवर बहुत ही कम नॉइज़ को यानी एक ही फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा, क्योंकि इसके आसपास है ही नहीं, मेगाहर्ट्ज़ में है। तो हमको किलोहर्ट्ज़ से फ्रीक्वेंसी को किस में कन्वर्ट करना चाहिए, मेगाहर्ट्ज़ में, सो दैट द डिवाइस विल कैच वेरी लेस वैल्यू ऑफ नॉइज़। नॉइज़ बहुत ही कम आएगा, इसलिए किलो से मेगा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और किलो से मेगा मतलब उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना हो गया। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सिग्नल को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, हेंस देयर इज़ अ नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। तो ये सारे कॉज हैं, कॉज ऑफ मॉड्यूलेशन बोल सकते। तो जल्दी प्रिंट करो सर। ओके, कॉपी हो गया। चलो, तो ये 3 पॉइंट आ गया। पहला आ गया पावर ऑफ सिग्नल, दूसरा आ गया साइज ऑफ एंटीना, और तीसरा आ गया बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल शुड बी वेरी हाई। चलो सर, मज़ा आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, कॉपी हुआ कि नहीं। चलो, अब ये जो बैंडविड्थ का बात हम बोल रहे हैं सर, यानी जो नीचे दिख रहा है बैंडविड्थ मतलब दो फ्रीक्वेंसी के बीच में गैप, वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा होने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तभी हो सकता है जब सिग्नल को हम मॉड्यूलेट करेंगे, कैरियर वेव के ऊपर सोर्स सिग्नल को डालना पड़ेगा। अब ये हमको जानना है कि कौन सा डिवाइस का बैंडविड्थ कितना होता है, ठीक है, यानी कौन सा डिवाइस किस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है। जैसे मान लो नोकिया का पहले छोटा सा मोबाइल आता था, नोकिया 1250, तो वो मोबाइल कम फ्रीक्वेंसी के रेंज में काम करता है। आईफोन कॉस्टली डिवाइस, तो कॉस्टली डिवाइस जितने होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, और जो मतलब सस्ता वाला डिवाइस है वो लो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो कौन सा डिवाइस किस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करते हैं, ये थोड़ा हमको ओवरव्यू याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। कई बार यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए तो इस चार्ट को देख के अपन याद रख सकते हैं, बट हमने वैल्यू को इस तरह से मेंटेन किया है कि वो तुरंत याद हो जाएगा आपको, ठीक है। सो विल सी द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस। सो वी हैव रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कौन सा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब बैंडविड्थ, यानी कौन सा फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी रेंज में, कौन सा डिवाइस किस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है वो देखना है। क्लियर है सर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, सबसे पहला फ्रीक्वेंसी रेंज दैट इज वेरी लो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, VLF होता है, ठीक है। VLF मतलब वेरी लो फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इस कैटेगरी में हम उस फ्रीक्वेंसी को रखते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी होता है 3 किलोहर्ट्ज़ से लेके 30 किलोहर्ट्ज़ तक, 3 किलोहर्ट्ज़ टू 30 किलोहर्ट्ज़। ये जो डिवाइस है 3 किलोहर्ट्ज़ से यदि फ्रीक्वेंसी 30 किलोहर्ट्ज़ तक है तो वैसे फ्रीक्वेंसी को रखते हैं किस कैटेगरी में, VLF, वेरी लो फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी है
इसका काम क्या है, या ये फ्रीक्वेंसी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं इस तरह की फ्रीक्वेंसी? तो ये होता है लॉन्ग डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन यदि है, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन भी कई बार बोलते हैं, यानी मान लो सेवरल किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के ओवर यदि हमको सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, लॉन्ग डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिग्नल को यदि भेजना है, तो वैसे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए हम VLF यानी वेरी लो फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा सर वो है लो फ्रीक्वेंसी की कैटेगरी में रखते हैं LF, लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है सर? तो लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है 30 किलो हर्ट्ज से लेकर उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा 300 किलो हर्ट्ज तक। क्लियर है? 30 किलो हर्ट्ज से लेकर यदि 300 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी है तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे हम? LF की कैटेगरी में, यानी क्या है उसका नाम? लो फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं सर? तो मेरीन नेविगेशन में यूज़ करते हैं इसको, मेरीन नेविगेशन। मेरीन नेविगेशन मतलब जो मेरीन यानी शिप्स वगैरह चलते हैं समंदर के अंदर, जो कार्गो शिप्स वगैरह हैं, तो उसमें रडार सिस्टम लगा रहता है। तो मेरीन नेविगेशन यानी वो कितने डिग्री पे किधर जा रहा है, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं क्या? LF की कैटेगरी, यानी लो फ्रीक्वेंसी, यानी उसमें जो डिवाइस काम करता है उसको LF की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट जो है सर उसको बोलते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी, MF की कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा, MF क्या है सर? तो ये होता है 300 किलो हर्ट्ज से लेकर 3 मेगा हर्ट्ज तक, 3 किलो हर्ट्ज से लेकर यदि 3 मेगा हर्ट्ज तक है तो उसको कहाँ पे रखते हैं हम? किस कैटेगरी में? MF की कैटेगरी में। अच्छा, ये कहाँ यूज़ करते हैं? इसको भी यूज़ करते हैं हम मेरीन नेविगेशन, मेरीन नेविगेशन प्लस ब्रॉडकास्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग पर्पज़, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। फोर्थ जो है सर दैट इज़ आवर क्या? पहला हो गया VLF, दूसरा हो गया LF, फिर हो गया MF, फिर है HF। ठीक है, HF मतलब क्या सर? हाई फ्रीक्वेंसी की कैटेगरी। तो हाई फ्रीक्वेंसी की कैटेगरी क्या है? वैल्यू देखो बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं, 3 मेगा हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक रहेगा? 30 मेगा हर्ट्ज तक रहेगा। तो ये जो है इसको बेसिकली रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पर्पज़ के लिए ये फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, जिसका नाम है क्या? HF। HF बोले तो हाई फ्रीक्वेंसी। अच्छा, हाई फ्रीक्वेंसी के बाद आता है सर फिफ्थ कैटेगरी जो है VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इसको कहाँ यूज़ करते हैं? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या हो गया? 30 मेगा हर्ट्ज से लेकर फ्रीक्वेंसी कहाँ तक रहेगा? 300 मेगा हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी रहेगा, एंड दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन द कैटेगरी VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। कहाँ पे यूज़ करते हैं सर? तो इसको यूज़ करते हैं टेलीविज़न कम्युनिकेशन के लिए या फिर रडार सिस्टम, रडार सिस्टम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, सिक्स्थ जो कैटेगरी है सर रडार सिस्टम, उसके बाद आता है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, सॉरी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी अपने से बताओ कैटेगरी क्या हो जाएगा यहाँ से? तो नेक्स्ट 300 टू क्या आ जाएगा? 3 गीगा हर्ट्ज आ जाएगा इस बार। तो ये हो जाएगा 300 मेगा हर्ट्ज टू 3 गीगा हर्ट्ज। अच्छा, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे सर? फिर से रडार सिस्टम यहाँ पे काम करता है और माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम काम करते हैं, यानी यहाँ पे दिस इज रडार कम्युनिकेशन प्लस माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। क्लियर है कहानी? ओके, और लास्ट सेवेंथ है उसको बोलते हैं सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। सुपर हाई फ्रीक्वेंसी फिर से अपना से रेंज बता दो जल्दी से सर। तो ये हो जाता है फिर से कहाँ से? 3 गीगा हर्ट्ज से लेकर 30 गीगा हर्ट्ज तक, 30 गीगा हर्ट्ज। ये कहाँ पे यूज़ करते हैं सर? 30 गीगा हर्ट्ज तक यदि है तो इसको क्या बोले? 3 to 30 गीगा हर्ट्ज। तो ये यूज़ करते हैं हम रेडियो वेव कम्युनिकेशन के लिए, जैसे माइक्रोवेव है तो उसी तरह रेडियो वेव कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, रेडियो वेव कम्युनिकेशन। अच्छा, तो ये आप उनको टेबल याद रखना है। अब इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं सर। आपने देखा होगा तो रडार यहाँ भी आ गया सर, इधर भी रडार आ गया, नीचे भी कई बार रडार आ जैसा आता है। ठीक है, तो ये रडार दो जगह पे काम कर रहा है। उसी तरह मेरीन नेविगेशन में ये अब हम डिपेंड करता है कि रडार सिस्टम हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लो ये वाला रडार सिस्टम हो गया,
और ये रडार सिस्टम हो गया। तो ये रडार सिस्टम बेसिकली हम कमर्शियल प्लेन के लिए यूज़ करते हैं, कमर्शियल प्लेन के नेविगेशन के लिए ये यूज़ करते हैं, और फाइटर प्लेन वगैरह उसके नेविगेशन के लिए ये यूज़ करते हैं। क्यों? डिवाइस जितना ज़्यादा सेंसिटिव होते जाएगा उसका रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी या ऑपरेटिंग रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा रखना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या होगा, यदि मान लो तुमने रडार सिस्टम या फाइटर प्लेन, मान लो 2 फाइटर प्लेन का हम सिग्नल को डिटेक्ट कर रहे हैं और सिग्नल को डिटेक्ट कर रहे हैं और उसका रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यदि डिवाइस के अंदर हम किलो हर्ट्ज में फिट कर दिए तो क्या होगा, किलो हर्ट्ज में दोनों की फ्रीक्वेंसी के बीच में गैप क्या है, बहुत ही कम है। और गैप बहुत ही कम है तो सिग्नल के ओवरलैप होने का चांस क्या है, बहुत ही ज़्यादा। और सिग्नल के ओवरलैप होने के, यानी सिग्नल यदि ओवरलैप हो गया इसका मतलब इसका सिग्नल उसमें चला जाएगा, इसका सिग्नल उसमें, डिवाइस में डिफेक्ट जनरेट हो सकता है या हम गलत लोकेशन डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हायर या फिर जितना ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस होगा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो रेडियो वेव कम्युनिकेशन वगैरह होता है ये सैटेलाइट वगैरह में यूज़ करते हैं, यानी 2 सैटेलाइट, कौन सा सैटेलाइट कितने डिग्री पे भी जा रहा है उसको नेविगेट करने के लिए, नेविगेशन सैटेलाइट वगैरह जो होते हैं उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, रेडियो वेव कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। या फिर ये रडार सिस्टम जो फाइटर प्लेन के लिए, ये रडार सिस्टम कमर्शियल प्लेन के लिए हो गया, टेलीविज़न वगैरह। उसके बाद रेडियो ब्रॉडकास्टिंग मेगाहर्ट्ज पे चलता है। तो आप जो जानते हो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तो को देखो मेगाहर्ट्ज लिखे हैं, तो जैसे मान लो आप जानते हो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का कुछ पोर्शन इधर भी आता है, जैसे मान लो आप 98.3 FM अभी बता रहे थे, 98.3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग या ब्रॉडकास्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो जितना ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस होगा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं सर, उतना ज़्यादा है। तो इस टेबल को यदि अपन याद रखेंगे तो हमको बैंडविड्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया या कौन सा डिवाइस किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है वो अपन बता सकते हैं। चलो सर, अब आते हैं कि हम अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। हम सिग्नल के बारे में पढ़ रहे थे, सोर्स सिग्नल, कैरियर वेव, ठीक है, मॉड्यूलेट कर दिया, मॉड्यूलेशन का क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। तो 3 कारण पढ़े सर। पहला था पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेकंड था साइज ऑफ एंटीना, और थर्ड था बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब 2 फ्रीक्वेंसी के बीच में गैप, और उसको फिल करने के लिए हमने ये चार्ट भी देखा कि कौन सा डिवाइस किस फ्रीक्वेंसी के रेंज में काम करता है। चलिए अब पढ़ते हैं कि ये जो सिग्नल है सोर्स सिग्नल, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे या ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये सिग्नल कितने तरह के होते हैं। तो सिग्नल यदि हम पूरा डिटेल में जाएं तो जो सिग्नल होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये सिग्नल 2 तरह के होते हैं सर। ठीक है, पहला जो सिग्नल होता है उसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। कौन सा सिग्नल सर? एनालॉग सिग्नल। और दूसरा जो सिग्नल है सर दैट इज नोन एज डिजिटल सिग्नल। सर कौन सा? डिजिटल सिग्नल। ये हमने सेमीकंडक्टर चैप्टर में भी थोड़ा सा बताया था, तो फिर से थोड़ा देख लेते हैं और फिर से हम डिटेल में इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखते समय आपको ये सब छोटे छोटे डाउट नहीं रहने चाहिए। ठीक है, तो पहला जो सिग्नल है, सिग्नल को एक मेथड से लिखते हैं, उसका नाम है एनालॉग सिग्नल। दूसरा क्या है सर? डिजिटल सिग्नल। अच्छा, एनालॉग सिग्नल का डेफिनेशन क्या है? एनालॉग सिग्नल में वोल्टेज या फिर करंट, सिग्नल को हमेशा वोल्टेज करंट के टर्म में लिखते हैं, वोल्टेज लिखो या फिर करंट के टर्म में। तो एनालॉग सिग्नल में कंटिन्यूअस चेंजेस होते हैं, या ग्रेजुअल इंक्रीमेंट या ग्रेजुअल डिक्रीमेंट होते हैं। तो कंटिन्यूअस चेंज यदि हो रहा है तो ऐसे सिग्नल को क्या बोलेंगे? एनालॉग सिग्नल। द सिग्नल विच चेंजेस कंटिन्यूअसली और ग्रेजुअली, ठीक है, वैसे सिग्नल को क्या बोलते हैं सर? एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल किसको बोलेंगे? जिसमें डिस्क्रीट वैल्यू होते हैं। डिस्क्रीट वैल्यू मतलब 5 वोल्ट हमने फिट कर दिया, एक डिवाइस के अंदर हमने फिट करके रखा है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट के यदि ऊपर गया तो सिग्नल या सर्किट ऑन कंसिडर किया जाएगा, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। और 5 वोल्ट के नीचे यदि चला गया, 4.9 वोल्ट हो गया, 3 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट, तो कुछ भी यदि हो गया तो उसको ऑफ कंसिडर किया जाता है। डिजिटल 2 ही बात जानता है, आइदर ऑन या फिर ऑफ। तो सिग्नल सिस्टम आइदर ऑन कंसिडर किया जाएगा या ऑफ। तो जितना वोल्ट अपन फिट करेंगे, जितना एम्पियर करंट अपन फिट करेंगे, उसके ऊपर ऑन और उसके नीचे ऑफ, यानी ये डिस्क्रीट वैल्यू पे काम करता है। डिस्क्रीट मतलब उस वैल्यू के ऊपर कुछ अलग और उस वैल्यू के नीचे कुछ अलग। तो डिजिटल सिग्नल कौन सा सिग्नल है? जो डिस्क्रीट वैल्यू पे काम करता है, डिस्क्रीट चेंजेस होते हैं, ऑन ऑफ ऐसे। और ये क्या है? ये कंटिन्यूअस चेंजेस होते हैं। अच्छा, ग्राफ वाइज यदि देखें तो वोल्टेज वर्सेस टाइम का मान लो ग्राफ देख रहे हैं एनालॉग सिग्नल का, तो कंटिन्यूअस चेंज होने का मतलब क्या है? तो वाई एक्सिस पे मान लो वोल्टेज है और एक्स एक्सिस पे टाइम। तो हम जितना भी सिग्नल इस चैप्टर में लाएंगे दैट विल कंसिडर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। कैसे कंसिडर करेंगे? वोल्टेज के टर्म में कंसिडर करेंगे। तो वोल्टेज वर्सेस टाइम, ये अपन का सिग्नल हो गया। तो वोल्टेज वर्सेस जो टाइम है ये कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। तो मान लो साइन कर्व है, यानी इस तरह के कर्व को या इस तरह के कंटिन्यूअस चेंजेस हो रहे हैं,
ग्रेजुअली इंक्रीमेंट हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ऐसे सिग्नल को साइन वेव भी बोलते हैं या साइनसोइडल सिग्नल भी बोल रहे हैं, कॉस सिग्नल भी हो सकता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को वेव में एक साथ बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव या हार्मोनिक वेव। तो ये भी हार्मोनिक सिग्नल है या एनालॉग सिग्नल इसको बोल रहे हैं, कंटिन्यूस चेंजेस हो रहे हैं। ओके, डिजिटल सिग्नल कैसा होता है सर? तो डिस्क्रीट चेंजेस, जैसे तुमने फिट कर दिया कि 5 वोल्ट के ऊपर ऑन और उसके नीचे ऑफ। तो मान लो वोल्टेज अभी के लिए यदि तुमसे बोला जाए कि मान लो 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट 5 से कम है तो वो ऑफ कंसिडर किया जाएगा। और अचानक मान लो 5.2 हो गया तो ऑन कंसिडर किया जाएगा, तो ये ऐसे हो गया। फिर मान लो तुमने 3 वोल्ट दिया, ऑफ हो गया। फिर से मान लो ज़्यादा दे दिया, ऑन हो गया। और फिर से यहाँ, अच्छा यहाँ तक आया, और फिर से मान लो 6 वोल्ट दिया तो फिर से ऑन रह गया। तो ये इस तरह का सिग्नल है। तो ये क्या है? ये 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, फिर 0 ऑफ, फिर 1 ऑन 1 ऑन। तो ये डिस्क्रीट वैल्यू को ही केवल जानता है। तुमने यदि डिवाइस के अंदर फिट करके रखा है 5 वोल्ट के ऊपर मतलब ऑन और 5 वोल्ट के नीचे मतलब ऑफ। तो डिस्क्रीट चेंजेस हो रहे हैं, आइदर 0 या फिर 1, सडन चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसे सिग्नल को क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नल। हम जो पूरा कहानी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, विल कंसिडर ओनली द एनालॉग सिग्नल। हम केवल एनालॉग सिग्नल को कंसिडर करेंगे, डिजिटल सिग्नल से रिलेटेड कहानी हम नहीं देखेंगे। ओके, अच्छा, टाइप्स ऑफ एनालॉग सिग्नल, हमको क्या क्या सिग्नल पढ़ने हैं सर? हमारे क्या क्या इक्वेशन आएंगे एनालॉग सिग्नल का, वो देख लेते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो अपन पढ़ने वाले हैं वो कितने तरह के होने वाले हैं? तो तुमने देखा अभी तक 2 सिग्नल आपको हमने बताया। पहला जो सिग्नल था वो था सोर्स सिग्नल, जिसको अपन को भेजना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। और दूसरा सिग्नल जिसके ऊपर बैठा के इसको भेजना है, दैट इज नॉन एज कैरियर वेव। सो 2 तरह का सिग्नल अभी तक आपको पता चला। पहला था क्या? सोर्स सिग्नल, तो सोर्स सिग्नल, ओके। और दूसरा क्या था सर? दूसरा हमने बताया कैरियर वेव। बोथ आर व्हाट? एनालॉग सिग्नल, एनालॉग की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव कैरियर वेव। ये 2 तरह का सिग्नल। एक और सिग्नल आएगा, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो सोर्स सिग्नल का कई बार दूसरा नाम इसका है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। थोड़ा ध्यान, टर्म पे ध्यान देना, ओके। नेक्स्ट, इसी का दूसरा नाम क्या है सर? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलो या फिर सोर्स सिग्नल बोलो, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। तो सिग्नल को हमेशा वोल्टेज और टाइम के टर्म में लिखेंगे, और यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंसिडर करेंगे, आइदर साइनसोइडल या फिर कॉस वाला टर्म कंसिडर करेंगे। तो यदि साइन वेव है और कौन सा है? सोर्स सिग्नल यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको इस सिग्नल को हमको भेजना है, तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, यानी वो कैसा दिखेगा सर? तो उसके लिए इक्वेशन यदि देखें तो इस तरह का दिखेगा वो सिग्नल। तो इसके लिए इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। सोर्स सिग्नल का दूसरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो स्मॉल वी एम, थोड़ा टर्म पे ध्यान दो, स्मॉल वी एम। स्मॉल वी एम को क्या बोलेंगे? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या फिर सोर्स सिग्नल या सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड। जिस सिग्नल को अपन को भेजना है या उसी का दूसरा नाम है सोर्स सिग्नल या उसी का दूसरा नाम है क्या? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? तो वी एम, स्मॉल वी एम लिखे हैं, है क्या? दैट इज व्हाट? वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, किसी भी इंस्टेंट पे वोल्टेज, है क्या? अच्छा, इस सिग्नल में ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज रिटन एज कैपिटल वी एम। थोड़ा ध्यान से टर्म को ध्यान दो। पहले स्मॉल वी एम मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड कैपिटल वी एम। और मान लो अभी के लिए साइन लिख रहे हो तो साइन या कॉस कुछ भी लिखते हैं। साइन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई मतलब फेज। ये वेव को ऐसे लिख रहे हैं। ओमेगा किसका है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का। तो इसको ओमेगा नहीं लिख के क्या लिखना पड़ेगा हमको? ओमेगा एम इंटू टी। तो ये हो जाएगा ओमेगा एम, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंटू टी। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ व्हाट? सोर्स सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। व्हाट इज वी एम सर? वी एम इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। What is capital VM? That is the amplitude या maximum value of voltage of modulating signal. What is omega m? Frequency of modulating signal. What is t? T is the any time. And what is phi? That is the initial phase of modulating signal. समझ में आ गया सर? उसके बाद फिर क्या है सर? कैरियर वेव। तो कैरियर वेव को अपन कैसे लिखेंगे? कैरियर वेव ऐसे लिखेंगे सर, वी सी, स्मॉल वी सी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ कैरियर वेव। फिर से कैसे लिखोगे? कैपिटल वी सी साइन या फिर कॉस, तो साइन अभी ले रहे हैं, और क्या हो जाएगा? ओमेगा सी टी और क्या? प्लस फाई इज द इनिशियल फेज। तो ये आ गया अपन का इक्वेशन किसका? कैरियर वेव का। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है कि बहुत सारे टर्म है। पहला जो टर्म है दैट इज व्हाट? दैट इज द एम्पलीट्यूड। वी एम क्या है सर? दिस इज व्हाट? एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल।
एम्पलीट्यूड है सर। अच्छा, ओमेगा एम क्या है सर? व्हाट इज दिस ओमेगा एम? दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। ओके, एंड व्हाट इज फाई सर? फाई इज द फेज ऑफ द सिग्नल, फेज ऑफ द सिग्नल। ठीक है। अच्छा, उसी तरह यहाँ भी क्या है? व्हाट इज वी सी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ द कैरियर वेव, that is the amplitude. What is omega c? That is the frequency or angular frequency of the carrier wave. And what is phi? That is the phase of the carrier wave. अभी के लिए हम phi दोनों सेम लिए हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने लिया, ये इक्वेशन हो गया किसका? एनालॉग सिग्नल जो हम कंसिडर करने वाले हैं। विल राइट द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द कैरियर वेव लाइक दिस, एंड सोर्स सिग्नल या उसी का दूसरा नाम है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, उसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है? इस इक्वेशन में आपको फ्रीक्वेंसी टर्म दिख रहा है। ओमेगा एम क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स सिग्नल, और ये फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। अच्छा, किसके ऊपर बैठा के भेज रहे हैं? कैरियर वेव के ऊपर। तो कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा सी, और कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे मान लो बस का पावर और तुम्हारा पावर, बस के ऊपर तुम बैठा के तुमको भेज रहे हैं, तो बस का पावर बहुत ही ज़्यादा है, वो मीडियम में कहीं वेनिश नहीं होगा। ठीक है, बट तुमको यदि 200 किलोमीटर चलने के लिए बोल दिया जाए तो हालत ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा सिग्नल क्या है, सॉरी, तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है? बहुत ही कम है। तो कहने का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी ओमेगा एम दैट इज़ वेरी वेरी लेस, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज़ वेरी वेरी हाई। तो थ्रू आउट द चैप्टर हम क्या कंसिडर करेंगे? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत ही कम है, और कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो फाइनल कंडीशन क्या आ गया सर? कि ओमेगा सी दैट इज़ मच मच ग्रेटर दैन ओमेगा एम। ये कंडीशन अपन कंसिडर करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। कहानी क्लियर है इतना? अब इससे रिलेटेड तो दो तरह का सिग्नल आ गया, क्या? सोर्स सिग्नल एंड कैरियर वेव। तो सबसे पहला काम जो था, उस सबसे पहला टॉपिक हमने बताया ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। उसमें देखो, सोर्स सिग्नल से ट्रांसमीटर तक पहुंचाने के पहले सिग्नल को क्या करना है? हमको मॉड्यूलेट करना है। तो सबसे पहला काम है कि हमको ये जानना कि मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं। हाउ वी कैन सुपरपोज द सोर्स सिग्नल ऑन द कैरियर वेव, ये मेथड क्या है? तो कितने तरह का ये मॉड्यूलेशन हो सकता है? तो उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। यानी बेसिकली सोर्स सिग्नल को कैरियर वेव के ऊपर बैठाकर भेजना है, तो सोर्स सिग्नल को कैरियर वेव के ऊपर यदि बैठाकर हम भेजना चाह रहे हैं तो कितने तरह से भेज सकते हैं। जैसे मान लो तुमको यदि हम लैम्बोर्गिनी में बैठा के एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना चाह रहे हैं तो कितने तरह से हम तुमको बैठा सकते हैं। तो पहला तो ये केसेस हो सकता है कि तुम खुद ड्राइविंग करके जाओ, यानी ड्राइवर वाले सीट पर बैठ सकते हो। दूसरा, तुमको फ्रंट या विंडो वाली सीट पे बैठा दिया गया, और तीसरा सीट है ही नहीं, तुमको पीछे वाले सीट पे भेज दिया गया। ठीक है, यानी 3 तरह से तुमको बैठाया गया। अभी 50 तरह से हो सकते हैं, कुछ सिटी में तो बस के ऊपर भी चढ़ के बैठते हैं, तो वो भूल जाओ। अभी आपको फोकस करना है 3 तरह से। यानी आप एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हो बाई ड्राइविंग ऑफ योर ऑन, मतलब ड्राइवर सीट पर बैठ के जा सकते हो। दूसरा, आगे और विंडो वाले सीट पे बैठ के जा सकते हो, और तीसरा पीछे वाले सीट पे बैठ के जा सकते हो। यानी 3 मेथड है। उसी तरह से ये कहानी इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन समझ में आए। मॉड्यूलेट करने का मतलब है कि सोर्स सिग्नल को कैरियर वेव के ऊपर बैठा के अपन को भेजना है। तो ये हम कितने तरह से इसको बैठा सकते हैं? तो वो 3 सीट दिख रहा है आपको। कौन कौन सा सीट है वो? एक है कैरियर वेव का ये VC वाला सीट, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, दूसरा है ओमेगा सी वाला सीट यानी फ्रीक्वेंसी है, और तीसरा है फाई वाला सीट यानी फेज है। यानी बेसिकली सोर्स सिग्नल को कैरियर वेव के VC यानी एम्पलीट्यूड के साथ भेज सकते हैं, या फिर सोर्स सिग्नल को कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ भेज सकते हैं, या फिर सोर्स सिग्नल को कैरियर वेव के फेज के साथ भेज सकते हैं। वी कैन सेंड the source signal by superposing it on the amplitude of the carrier wave, or either on the frequency of the carrier wave, or either superposing on the phase of the carrier wave। यानी सोर्स सिग्नल को कैरियर वेव के ऊपर सुपरपोज करने का 3 मेथड हो सकता है। पहला मेथड, सोर्स सिग्नल को भेज दो किसके साथ? कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड के साथ। दूसरा किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ। और तीसरा किसके साथ? फेज के साथ। तो डिपेंडिंग ऑन द 3 सीट्स, ये जो 3 सीट दिख रहे हैं आपको, 3 मेथड दिख रहे हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, दैट इज नॉन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। तो आपसे पूछा जाए कि मॉड्यूलेशन का क्या क्या मेथड है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, तो आपको 3 तरह का पता चल गया। तो लिख लो जल्दी से सर। तो हम अभी लिखेंगे क्या? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। तो क्या क्या आ गया सर, जल्दी बताओ। यानी कैसे कैसे हम भेज सकते हैं सोर्स सिग्नल को कैरियर वेव के साथ? 3 तरह से भेज सकते हैं साथ, उसके एम्पलीट्यूड के साथ, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, और उसके
फेज के साथ। सो नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। टाइप्स ऑफ व्हाट? मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का कितने तरह का हो सकता है? तो पहला जो है, आप यदि एम्पलीट्यूड के साथ भेज दिए, इफ द सोर्स सिग्नल is transmitted with the help of amplitude of the carrier wave, that is known as amplitude modulation। तो पहला कौन सा मॉड्यूलेशन हो जाएगा सर? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दूसरा, यदि मान लो सोर्स सिग्नल को या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ भेज दिया, ओमेगा सी के साथ भेज दिया, तो क्या बन जाएगा वो? कौन सा मॉड्यूलेशन सर? दैट इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके, मजा आ रहा है सर। कैसे, क्या बोलेंगे इसको सर? FM रेडियो स्टेशन, जो तुम जानते हो। एक होता है एम्पलीट्यूड AM रेडियो स्टेशन और दूसरा होता है FM रेडियो स्टेशन। FM रेडियो स्टेशन मतलब जो शॉर्ट रेंज में काम करता है, अप टू 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर। जैसे मान लो एक जिस सिटी में तुम रहते हो उसी सिटी का तुम FM सुन सकते हो, दूसरे सिटी का FM तुमको इस सिटी में नहीं सुनाई देगा। यानी मैक्सिमम यदि शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन चाहिए, किसके लिए? रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, तो उसमें FM यूज़ करते हैं। AM मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और तीसरा क्या बताया सर? किसके साथ भेज सकते हो? फेज़ के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे? फेज़ मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो फेज़ मॉड्यूलेशन, फेज़ मॉड्यूलेशन। PM बोले तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, फेज़ मॉड्यूलेशन है क्या? तो तीन तरह का मॉड्यूलेशन हो सकता है। डेफिनेशन क्या लिखोगे अपने से? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सोर्स सिग्नल ओवर द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज नोन एज व्हाट? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सोर्स सिग्नल ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एंड प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सोर्स सिग्नल ओवर द फेज ऑफ द कैरियर वेव, दैट इज नोन एज व्हाट? फेज मॉड्यूलेशन। कहानी क्लियर है? तो ये तीन तरह के हैं। तीन तरह में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसको अच्छे से जानना है, पहचानना है और डिटेल में उसका एनालिसिस देखना है मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ, ग्राफिकल एनालिसिस के साथ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को केवल जानना है और फेज मॉड्यूलेशन को ना तो जानना है और ना ही पहचानना है। कहने का मतलब है हमारे सिलेबस में ये दो है, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्लियर है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है और क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अच्छा, कुछ बुक में ये फेज मॉड्यूलेशन लिखा ही नहीं रहता है, तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है? व्हाट इज द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन? तो वो लिखते हैं 2 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो अपने बुक में थोड़ा देख लेना, अदरवाइज एग्जाम में लिखोगे तो एग्जामिनर तो जानते हो कैसा रहता है, काट के 0 दे देता है, तो तुम देख लेना। बट ये हायर क्लास में है हमारा, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए हमारे पास 3 है, लेकिन हमको पहला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिटेल में जानना है, यानी ग्राफिकल एज वेल एज मैथमेटिकल एनालिसिस के साथ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को केवल हम ग्राफिकल फॉर्म देखेंगे, मैथमेटिकल एनालिसिस उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अब फेज मॉड्यूलेशन के बारे में अपन को ना तो जानना है और ना ही पहचानना है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्या? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डिटेल कहानी, और यहाँ से स्टार्ट होता है इस चैप्टर का मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डिटेल एनालिसिस, ग्राफिकल एज वेल एज मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है। उसमें बहुत सारे टर्म आएंगे, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ या अवेलेबल फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये सारे पॉइंट्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।